इसके बाद आती है वो चीज़ जो पेशेंट को तकलीफ में डालेगी, साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स का क्या माहौल है, ये मैंने पहले भी बताया था कि साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा किन में होंगे, ऑब्वियसली कंबाइंड पिल्स में ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों एक साथ दिए जा रहे हैं। एस्ट्रोजन की वजह से मेजरली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मल, या फिर ये माइल्ड है, मतलब ये कॉमनली हो जाएंगे और कोई बड़ी बात भी है नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं मॉडरेट, जो होने को तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, बट इन्हें मॉडरेट की कैटेगरी में रखा गया है। आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आते हैं सीवियर। नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, कुछ भी चेप सकते हो, हम इसे आसानी से याद रखते हैं नॉर्मल सी। पहले ही बता रहा हूँ, ये वाली ट्रिक मेरी नहीं है, डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर की है। बस बता रहा हूँ, बिकॉज नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इंटेंडेड। हम शरीफ लोग हैं, किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे। कोई सेंस है इस बात की? साइड इफेक्ट मतलब नोजिया, वोमिटिंग, भैया ये तो सार्वभौमिक सत्य है। ओ से हम याद रखेंगे इडीमा। इसके अलावा पेशेंट हो सकता है रिकरेंट हेडेक। तो मोस्टली तो यही साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे मेस्टेल्जिया है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हमने कहा था ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मीन्स ब्लीडिंग तब हो रही है जब नहीं होनी चाहिए। एंड हमने ये भी देखा था हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग में क्या प्रेफर करते हैं, यस फेजिक पिल्स। मोस्टली वी हैव टू मेंशन ट्राइफेजिक पिल्स आर सीन टू बी इफेक्टिव इन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। अब सीवियर साइड इफेक्ट्स, अब आप ये सोच रहे होगे मैंने सीवियर की स्पेलिंग गलत लिखी है, जानबूझ के लिखी है, क्योंकि इससे हम याद रख सकते हैं हमारे सारे साइड इफेक्ट्स। अब सबसे सीवियर क्या चीज़ हो सकती है जो दिल को इफेक्ट करे? इसका मतलब क्या, दिल तोड़ देगी? नहीं, ये एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये ड्रग्स कंबाइंड पिल्स थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हमें याद रखने हैं, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दिल के बाद ये दिमाग को भी इफेक्ट कर सकते हैं। सीएनएस के साइड इफेक्ट्स जैसे डिप्रेशन, ये कैंसर्स की रिस्क को बढ़ा सकते हैं। और इससे हमें याद रखना है कोलेस्टेसिस, ठीक है, मींस ये गॉल स्टोन्स की रिस्क भी बढ़ा देते हैं। एक और साइड इफेक्ट इसमें होता है जो है हाइपरटेंशन। अब यदि ये चीज़ हमारी समझ में आ गई तो एक और कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हम फॉर एग्जांपल मेजर सर्जरी कर रहे हैं, या फिर मोर क्लियरली मैं कहूँ करने वाले हूँ, तो उससे लगभग 3 to 4 वीक्स पहले ही हम फीमेल को क्या कहते हैं कि आप यदि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर हैं, कंबाइंड पिल्स के कॉन्ट्रासेप्टिव पर हैं, तो आप वो बंद कर दें। क्यों बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सर्जरी में हमें पता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की रिस्क बढ़ सकती है, तो बाद में पेशेंट को हो सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और उसके बाद तो सीधा। इसके बाद आते हैं इनसे भी ज़्यादा खतरनाक जो रखे गए हैं मॉडरेट में, क्योंकि शायद ये लोग नहीं जानते कि किसी भी फीमेल के लिए कितनी खतरनाक चीज़ है, एक्ने। ये बंदी के पिंपल हो जाए ना तो घर से बाहर निकलना छोड़ दे। यही नहीं, और भी है, जैसे वेट गेन, और एक और खतरनाक चीज़ है जिसको भी इन्होंने मॉडरेट कहा है, मूड स्विंग्स। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है इंट्रैक्शंस। अब किन ड्रग्स के साथ हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं करने, बहुत सारी चीज़ें, फिनोबार्बिटॉन, फेनिटोइन, रिफेम्पसिन, रिटेनोविर, प्रेमिडोन, बजाना दिमाग का घंटा। इसलिए हम इसकी भी ट्रिक देख लेंगे, आसानी से याद करेंगे। एक प्यारी सी कैट है, प्यारी नहीं बहुत प्यारी कैट है, जिसको हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देने, मीन्स इन ड्रग्स के साथ हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ नहीं करना। फेनिटोइन हो, रिफाम्पसिन हो, बार्बिचुरेट्स हो, जैसे फिनोबार्बिटॉन है, प्रिमिडोन, रिटोनाविर है,
सी से आपको याद रखना है कार्बामाज़ेपाइन, एम्पिसिलिन्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स। प्यारी प्यारी नहीं, बहुत प्यारी कैट, फेनिटोइन, रिफेम्पसिन, बार्बिचुरेट्स, प्रिमिडोन, रिटोनाविर, कार्बामाज़ेपाइन, एम्पिसिलिन्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स। तो इनके साथ हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देनी है, देंगे तो फेलियर हो जाएगा, और फेलियर होगा तो आपको पता है क्या, गुड न्यूज़। एंडोहेपेटिक सर्कुलेशन इंटरप्ट करने से मतलब क्या है? अब वैसे तो हमारा ज़्यादा डीप में जाने का कोई मतलब है नहीं, पर क्या करें, दिल तो बच्चा है। अब ये दोनों क्या होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो ये बैक्टीरियाज को मार देंगी, उन बैक्टीरियाज को भी जो हमारी इंटेस्टाइन में कॉमनली होते हैं। कॉमनली मीन्स वो सबके होंगे, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, आपके चाचा जी के भी हैं, आपके मामी जी के भी हैं, आपके बुआ जी के भी हैं, मतलब सबके हैं, वो कॉमन होते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं करते, इसलिए उनको नॉर्मल कमेंसल कहते हैं। तो ये क्या करती है, हमारे उन्हीं नॉर्मल कमेंसल्स को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का जो डीकॉन्जुगेशन हो रहा था वो नहीं हो पाता। तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में एस्ट्रोजन नहीं पहुंच पाता, और आप फाइनली याद रख सकते हो कि ब्लड लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बकलोली के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अब हम लास्टली बस अपने उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। KDT का क्वेश्चन है, 28 साल की मदर है, 9 महीने का उसका बेबी है, एंड अब शी वांट्स स्पेस एंड कंसल्टेशन आपसे ली जा रही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। सो पहली चीज़ है, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क, एंड कौन सी फिजिकल एग्जामिनेशन आप करोगे, कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप करोगे। तो पूरा टॉपिक अच्छे से समझने के बाद हमें ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर हो गई है, क्वेश्चन हम कौन कौन से पूछेंगे, ठीक है। लेना क्यों क्या चाहती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हमने अभी देखे हैं कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, खास करके जो हमने सीवियर देखे थे। तो हम पहले ये इंश्योर कर लें कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम दे रहे हैं उनकी वजह से फीमेल को ऐसी कोई भी सीवियर प्रॉब्लम्स ना हो जाए। हमने देखा था सीवियर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, मेनली CVS की थी, दिल पे, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, CNS में डिप्रेशन, ठीक है। तो हम मेडिकल हिस्ट्री ऐसी लेंगे, पूछेंगे क्या आपको कुछ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऐसी कोई भी बीमारी पहले थी या नहीं। उसके अलावा हाइपरटेंशन आपको है या नहीं, तो हम ये एग्जामिन करेंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह एग्जामिन करेंगे। हम ये पूछेंगे कि आपके परिवार में किसी को मैलिग्नेंसी है या नहीं, कैंसर्स हैं या नहीं, ताकि उससे हमें अंदाज़ा लग जाए कि इसमें कैंसर की रिस्क है या नहीं। आपको पहले कभी गॉल स्टोन हुआ था क्या, तो ये सभी सवाल हम पूछेंगे। मेडिकल हिस्ट्री पूरी ली जाएगी, एग्जामिनेशन किए जाएंगे, जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर चेक, ब्रेस्ट में हम पैल्पेट करके लंप वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लिखने वाला क्वेश्चन, आपके जो मन में जितना आपके अंदर क्षमता है लिख सकते हो पन्ने भरने के लिए। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, MCQs हम 2-3 इस पर देख लेते हैं, ताकि टॉपिक भी हमारा पूरा अच्छे से कवर हो जाए और रिविजन भी हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन इज, इसमें तो सोचने वाली बात है नहीं, हमारा आंसर होगा फर्स्ट, combined estrogen plus progestin pill. The regimen used for post-coital emergency contraception is, so emergency contraception में हमने देखा था प्रोजेस्टिन प्लस एस्ट्रोजन दोनों हैं, टेकन ट्वाइस 12 आवर अपार्ट, ये चीज़ सही है। दूसरा ये कह रहा है लीवोनॉर्जेस्ट्रेल मीन्स प्रोजेस्टिन ओनली पिल है, ये टेकन ट्वाइस 12 आवर अपार्ट, ये भी। माइफप्रिस्टोन हमने देखा था, उसकी सिंगल डोज भी हम दे सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में, तो इसका आंसर भी फोर्थ हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, तो ये हमने देखा था। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास दो थे कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है इसलिए मैं नहीं लगवाऊंगा, एक तो ये हो गया DMPA और दूसरा NEE। साइड इफेक्ट हमने देखे थे कि इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो होता है एमेनरिया, तो आंसर हमें मिल चुका डिस्ट्रप्शन ऑफ साइक्लिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। द करेंटली यूज इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमने डिस्कस की थी कि हार्मोनल इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम
केवल प्रोजेस्टिन यूज़ करते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन के इंजेक्शन साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन स्टॉपेज ऑफ कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फर्टिलिटी रिटर्न्स आफ्टर। इसका आंसर है 1 to 2 months। 1 से 2 महीने बाद फर्टिलिटी वापस आ जाती है। ये चीज़ हमने शायद डिस्कस की थी, नहीं की थी, बुक में लिख रही है। एक्चुअली मैंने भी इसका आंसर देख के लगाया, कोई बात। अगला बहुत मस्त क्वेश्चन। कॉन्करेंट यूज ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज लाइकली टू कॉज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमने ड्रग्स देखी थी, प्यारी, बहुत प्यारी कैट, इसमें हमने देखा था रिफेम्पसिन इसका आंसर है, सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ना ज़्यादा घुटनों में दर्द हो जाएगा। ओके, तो गाइस यदि आपको सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट कर ही दिया तो एंडोक्राइन सिस्टम हम कंटिन्यू करते रहते हैं। बाकी आपके भी कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे बताएं। हाँ, सेकेंड ईयर के एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, बंदी हैं, मतलब शेयर कर दें सबको। टाटा, बाय बाय।